अच्छा, अब यहाँ पे आपको अगला टॉपिक मैं बता रहा हूँ, दैट इज इंटरनल फैक्टर इवेल्युएशन मैट्रिक्स, और ये आपके सॉफ्टवेयर में भी है। इंटरनल फैक्टर इवेल्युएशन मैट्रिक्स कैसे करते हैं? इंटरनल फैक्टर इवेल्युएशन मैट्रिक्स अभी तक देखिए जो इस चैप्टर में आपने पढ़ा है ना, इसमें आपने थोड़ा सा प्रोडक्शन को भी पढ़ा, थोड़ा सा आपने मार्केटिंग को भी पढ़ा, थोड़ा सा आपने फाइनेंस को भी पढ़ा, थोड़ा सा आपने क्वालिटी को भी पढ़ा, थोड़ा सा आपने मैनेजमेंट को भी पढ़ा। तो ये पूरे तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस होते हैं, इवन जो वैल्यू चेन में आपने सप्लाई चेन को भी थोड़ा सा पढ़ लिया, तो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फंक्शंस होते हैं उसको थोड़ा थोड़ा उन्होंने डिस्क्राइब किया है। क्यों डिस्क्राइब किया है? क्योंकि आप इंटरनल इवेल्युएशन कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन की अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस क्या है। वो सप्लाई चेन के अंदर हो सकती हैं, वो मार्केटिंग के अंदर हो सकती हैं, वो सेल्स के अंदर हो सकती हैं, वो प्रोडक्शन के अंदर हो सकती हैं, वो प्रोक्योरमेंट के अंदर हो सकती हैं। तो आपको वो सारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस एनालिसिस के बाद एक कंपनी की आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये आपको फिर पता चल जाना चाहिए। अच्छा, अगर आपने किसी कंपनी की एनालिसिस के बाद उसके जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं वो 200 बना लिए हैं, तो ये कोई आपने सक्सेसफुल काम नहीं किया, कोई बड़ा काम नहीं किया। इसका मतलब ये कि आपने उसको डीपली स्टडी नहीं किया। स्टडी करने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 स्ट्रेंथ्स फाइंड आउट करें, ज़्यादा से ज़्यादा 10 वीकनेसेस फाइंड करें, आउट करें। रीज़न इज़ कि बहुत सारे स्ट्रेंथ्स आपने लिख दिए होंगे जो कि एक ही चीज़ को डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर दिया होगा। तो अगर 200 स्ट्रेंथ्स लिखेंगे तो आपके लिए एनालिसिस ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, और उसकी ज़रूरत नहीं है। जस्ट राइट डाउन 7, 8, 9, 10 स्ट्रेंथ्स, दैट इज़ इनफ। इसी तरीके से वीकनेसेस भी 7, 8 आप लिख दीजिए, 10 लिख दीजिए, दैट इज़ इनफ। तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ्स को और वीकनेसेस को लिस्ट डाउन कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इन्वेंट्री टर्नओवर इनका बेहतर हो गया, 5.8 टू 6.7 हो गया। ये हमने कल फोर्ड के केस में हमने डिस्कस किया था कि अगर इन्वेंट्री टर्नओवर बेहतर हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि आप सेम पैसों से अब ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो ये स्ट्रेंथ है। इसी तरीके से जो दूसरा पॉइंट है कि एवरेज कस्टमर परचेज इंक्रीज फ्रॉम 97 टू $128, ये स्ट्रेंथ है कि मतलब ये अप सेलिंग कर रहे हैं या क्रॉस सेलिंग कर रहे हैं। इस तरीके से जो भी आपको एनालिसिस से स्ट्रेंथ्स मिलते हैं वो आप लिखेंगे। अगर आप सब्जेक्टिव लिखेंगे तो उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा। आप देखेंगे स्पेसिफिकली ये नंबर से डिफाइन कर रहे हैं स्ट्रेंथ्स को। इसी तरीके से वीकनेसेस को भी आप नंबर से डिफाइन करेंगे। इधर आप इनकी सेल्स पिछले साल से 12% कम हो गई, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कॉम्पिटिटर के मुकाबले में 3% कम है, इनका जो गियरिंग रेशो है वो 60% है, जबकि कॉम्पिटिटर्स का गियरिंग रेशो इज़ 40%। गियरिंग रेशो मैंने आपको बताया था, डेट इक्विटी रेशो को कहते हैं। इन्होंने कितना डेट लिया हुआ है और कितना फाइनेंस किया हुआ है इक्विटी के जरिए, ओनर्स मनी कितनी है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, ये आप लिस्ट डाउन करेंगे। फोर्ड को भी एनालिसिस करेंगे तो आप उसकी स्ट्रेंथ्स लिखेंगे और फिर उसकी आप वीकनेसेस लिखेंगे। कल हमने बहुत सारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस उसकी डिस्कस की है। फिर आप क्या करेंगे? उनको नंबरिंग करेंगे। अच्छा, नंबरिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। नंबरिंग आप 1, 2, 3, 4 करेंगे, और स्ट्रेंथ्स को या तो आप 4 नंबर देंगे या 3 नंबर देंगे। दो ही नंबर दे सकते हैं, 4 या 3। और वीकनेसेस को या तो आप 2 देंगे या 1 नंबर देंगे। इस तरह से वीकनेसेस खुद ही माइनस में आ गए। इस स्केल को हमने 1, 2, 3, 4 पे रखा है। हम चाहते तो इस स्केल को -1, -2 और +1, +2 कर सकते थे। +1, +2 स्ट्रेंथ्स के लिए और -1, -2 वीकनेसेस के लिए। यहाँ पे स्केल को इस तरह किया गया कि 3, 4 स्ट्रेंथ्स के लिए और 1 और 2 वीकनेस के लिए। तो ये खुद ब खुद 1 और 2 माइनस में है। ये ज़रा सा गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आपका जो ये टोटल बने वो पॉजिटिव बने, क्योंकि टोटल जब नेगेटिव बन जाएगा तो उसको इंटरप्रेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इस वजह से उन्होंने इसको इस तरह से किया है। अच्छा, फिर जितने भी आपने स्ट्रेंथ्स और तो ये बात आप याद रखिएगा कि स्ट्रेंथ्स को 3 और 4 नंबर देंगे, वीकनेसेस को 1 और 2 देंगे। जी, परसेंटेज तो आप उसके इंपॉर्टेंस के हिसाब से देंगे, ठीक है। परसेंटेज बिल्कुल देंगे कि ये वाला फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको 15% दे दो, ये फैक्टर कम इंपॉर्टेंट है तो उसको 3% दे दो, ठीक है। वो फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है
और वो फैक्टर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके कॉम्पिटिटर के लिए भी, ये फैक्टर्स उनके कॉम्पिटिटर्स में भी अप्लाई हो सकता है। तो फैक्टर्स तो जर्नलाइज्ड स्टेटमेंट है। अब उसके अंदर ये कंपनी स्कोर कितना कर रही है वो कंपनी से मुतालिक है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो उसके लिए सेल इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, तो और क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉय रिटेंशन इंपॉर्टेंट है, तो आप वो सब चीज़ें स्ट्रेंथ में लिस्ट डाउन कर दीजिए। अब ये बात तो कॉम्पिटिटर के लिए भी ट्रू है, तो इसलिए जर्नलाइज होती है ये चीज़ें। अगर आप फोर्ड के लिए वो चीज़ें लिख रहे हैं तो वो चीज़ें क्रेसलर पे भी इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, वो चीज़ें टोयोटा पे भी इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। तो ये जो आप स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस लिख रहे हैं वो है तो फोर्ड स्पेसिफिक, लेकिन वो कॉम्पिटिटर पे भी अप्लाई हो सकते हैं। और फिर आप जब उसको रेटिंग अगर जब देते हैं आप 3, 4 या 1, 2, तो वो फोर्ड की रेटिंग होती है। ये फ़र्क है।